हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 10 अगस्त और आज हम 10 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये है दोस्तों ऑपरेशन सीरीज और इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं हम एक बार देख लेते हैं, फिर जो है हमारा सेशन हम प्रारंभ करेंगे। देखो दोस्तों, 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। जो आदिवासी है, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, इनकी जो उपलब्धियां जो है, इनको हम याद करते हैं इस दिन। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कब प्रारंभ हुआ, सारी बातें जो है समझेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024। भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीत लिया। दोस्तों ये है अमन सेहरावत और इन्होंने पहलवानी में जो है ओलंपिक के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह कांस्य पदक जीत लिया है। दोस्तों ये सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले पहलवान, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। इनकी सारी जानकारी हम अच्छे से देखेंगे, कब कब कितने कितने ओलंपिक में भारत ने जो है पहलवानी में जो है मेडल जीते, कौन से मेडल जीते, सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगला हमारा जो है अगला है दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में जो है दोस्तों देश का पहला जो है अनाज एटीएम खोला गया। ये आप यहाँ देख सकते हो, एटीएम के माध्यम से पहले हम पैसे निकालते थे और ये यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, अनाज निकाल रहे हैं। तो सारी बात यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। जो लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वो इसमें 24/7 जब उनका मन चाहे तब यहाँ से अनाज निकाल सकते हैं। सारी बातें समझेंगे इसके बारे में भी। फिर हमारा अगला बिंदु रहेगा दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। पूरा एक ही नाम है दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन दोनों ने दोस्तों क्या है, मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। कौन सी पहल शुरू की है दोस्तों, मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। क्या होगा दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिस्टम रहते हैं, सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी, उनका इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है। तो यह जो है पहल क्या करेगी, इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन गतिविधियों में क्या है एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके पास नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर नॉलेज देने का काम किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है अच्छे से विकास हो पाए। सारी बातें समझेंगे, क्या है ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों पेरिस ओलंपिक, इसमें क्लोजिंग सेरेमनी में जो समापन समारोह है उसके ध्वजवाहक होंगे दोस्तों श्रीजेश और मनु भाकर। ये है हमारी मनु भाकर और ये है श्रीजेश, हॉकी के हमारे गोलकीपर रहे हैं और हाल ही में ये संन्यास ले लेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल सरकार पिताओं को स्तनपान हेतु जागरूक करेगी। अभी तक जो है माताओं को जो है स्तनपान के लिए जागरूक किया जाता था कि इनिशियली जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में बच्चों को स्तनपान कराना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो है यूनिसेफ और कौन सा स्टेट दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार, ये दोनों मिलकर किनको अवेयर करेंगे, पिताओं को अवेयर करेंगे, क्योंकि पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है दोस्तों, एक पारिवारिक रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। चलो फिर आगे बात करते हैं दोस्तों पटना में जो बापू टावर का निर्माण किया। बापू आप जानते हो, हमारे महात्मा गांधी जी जो है इनको बापू के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का जो पटना है, यहाँ पर ये टावर बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, सारी बातें यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे दोस्तों ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति केस सईद ने अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर उनकी जगह कौमेल मदोरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में समझेंगे, ट्यूनीशिया के संदर्भ में बातें देखेंगे। फिर बात करते दोस्तों निधन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी तुत्सुंग दाओली नहीं रहे। कौन दोस्तों, तुत्सुंग दाओ जो है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर नहीं रहे। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1957 में इनको दोस्तों क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। पूरी कहानी समझेंगे, किस क्षेत्र में क्यों मिला गया, इनने क्या योगदान दिया है, इनके बारे में भी देखेंगे। फिर बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर हमारा 9 अगस्त का जो रिवीजन रहेगा उसको, किसकी, 9 अगस्त का रिवीजन। क्या होता है दोस्तों, हर रोज जो हम क्या करते हैं, पहले जो है हमारा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, फिर पिछले दिन जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसके एमसीक्यू यहाँ पर लगा देते हैं। इससे हमारा 2 दिन का करंट अफेयर साथ में कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, चलो आज की हमारी पहली खबर जो है उसी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो चलो
ये है दोस्तों सबसे पहले 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। जो आदिवासी है, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनका प्राकृतिक और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया योगदान, इन सारी बातों को स्मरण किया जाता है आज के दिन, मतलब 9 अगस्त के दिन। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखकर यूएन की जो महासभा है उसके द्वारा जो है यह पहल शुरू की गई थी 1982 में। ठीक है, लेकिन कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1994 से जो है इसको जो है मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों भारत के संदर्भ में, तो भारत में भी दोस्तों 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या जो है किससे संबंधित है? आदिवासियों से। ठीक है, ये बात याद रखना। जो देश की कुल आबादी का लगभग कितना है? 8% जनसंख्या इनकी निवास करती है, ये बात भी ध्यान रखना। और यदि भारत में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति निवास करती है, ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी जनजाति। ठीक है, चलो फिर हमारा बिंदु है दोस्तों अगला। यहाँ पर देखो, ये सबसे आज का हमारा सबसे मेन बिंदु है। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीत लिया है। ये है अमन शेरावत दोस्तों, और इन्होंने हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक में क्या जीत लिया है दोस्तों? यहाँ पर कांस्य पदक। कौन सा पदक है दोस्तों हमारे पास? कांस्य पदक ये है। अब देखो ये कौन सी वेट कैटेगरी में खेलते हैं दोस्तों? 57 किलोग्राम में। ये इनकी वेट कैटेगरी याद रखना। कौन सा मेडल इनने जीत लिया है? ये भी आपको पता चल गया है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। सबसे कम उम्र के युवा पहलवान है दोस्तों ये भी याद रखना जिन्होंने मेडल जीता है। सबसे कम उम्र के पहलवान। ठीक है, चलो थोड़ी सी कहानी समझते हैं दोस्तों इनके यहाँ तक पहुंचने की। देखो समझते हैं दोस्तों, क्या है? ट्रायल होता है दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक में, चयन। ओलंपिक के लिए खेलों में क्या है, हमारे यहाँ पर भी जो है ट्रायल होता है, मैचेस होते हैं, चयन किया जाता है कि किसको भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा। इसी क्रम में जो पिछले वर्ष के 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसके सिल्वर मेडलिस्ट रहे हमारे रवि कुमार दाहिया। कौन? रवि कुमार दाहिया। अब रवि कुमार दाहिया और इनके बीच, किनके बीच दोस्तों? ये है अमन शेरावत। अमन शेरावत, इन दोनों के मध्य में क्वालिफाइंग मैच हुआ। जो ओलंपिक में इन दोनों में से जीतेगा वो ओलंपिक में क्या है? चयन करेगा। तो यहाँ पर 57 वेट कैटेगरी में इन दोनों का क्या है? चयन हुआ, जिसमें अमन शेरावत ने रवि कुमार दाहिया को पराजित करके ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और देखो आज इन्होंने दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक यहाँ पर जीत लिया। लेकिन कहानी समझते हैं थोड़ी सी कुश्ती की ओलंपिक के इतिहास। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1952 में। 1952 में एक व्यक्ति है दोस्तों जिनका नाम है केडी जाधव। क्या नाम है? केडी जाधव। इन्होंने जो हेलसिंकी में हुए थे मैच, हेलसिंकी में जो मैच आयोजित किए गए थे, इन हेलसिंकी के मैचों में इन्होंने क्या जीता था दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये भारत का क्या है? पहला कुश्ती में जीता हुआ पदक था, कांस्य पदक। ठीक है, फिर उसके बाद से बहुत टाइम तक हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी हॉकी में मेडल नहीं आया। अंतिम रूप से जो है इसके बाद से आया था 2008 में, पहली बार आया था बीजिंग ओलंपिक में। कब आया था? बीजिंग ओलंपिक में। और वो जो लाए थे हमारे सुशील कुमार। लेकिन बीजिंग ओलंपिक के बाद से जो है हमारा क्रम निरंतर चलता आ रहा है दोस्तों, और हर ओलंपिक में हमने क्या है? पहलवानी में या रेसलिंग में हमने क्या है दोस्तों? मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमने कब कब कौन कौन से मेडल जीते हैं। पूरी कहानी समझाता हूँ आपको। यहाँ पर भारत के ओलंपिक में कुश्ती पदक, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केडी जाधव की। 57 किलोग्राम इनकी वेट कैटेगरी थी, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। फिर बात करते हैं दोस्तों सुशील कुमार। इन्होंने 66 किलोग्राम, याद रखना दोस्तों, 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने पहले ब्रॉन्ज जीता था 2008 में। तो यहाँ से 52 के बाद से हमारे पास अगला जो है मेडल हमें सीधा मिला 2008 में, और 2008 के बाद से ये क्रम निरंतर चलता जा रहा है। ठीक है, देखो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। फिर इन्होंने दोस्तों 66 कैटेगरी में ही सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। ये हमारे लिए पहला सिल्वर था। ठीक है, ये हमारे लिए क्या था दोस्तों? पहला सिल्वर। ये बात यहाँ पर याद रखना।
फिर दोस्तों योगेश्वर दत्त ने इसी 2012 के लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। फिर साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता था दोस्तों 2016 के रियो ओलंपिक में, ये बात यहाँ पर याद रखना। फिर रवि कुमार दाहिया ने दोस्तों 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता, तो ये हमारा दूसरा सिल्वर हो गया। पहला सिल्वर हमारा ये था और दूसरा सिल्वर हमारा 2020 का टोक्यो ओलंपिक में जीता गया रवि कुमार दाहिया वाला सिल्वर मेडल था। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों बजरंग पुनिया, इन्होंने भी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी के साथ। लेकिन बात करते हैं दोस्तों आज की हमारे पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने 57 वेट कैटेगरी में क्या जीत लिया है, ब्रॉन्ज जीत लिया है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यदि पहलवानी से संबंधित पदक पूछा जाए, रेसलिंग से संबंधित प्रश्न ओलंपिक के संदर्भ में पूछा जाए तो आपसे यहाँ से बनना चाहिए। चलो ठीक है, अब आगे कहानी शुरू करते हैं हमारे अगले इसकी। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, सुनो। भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया। क्या है दोस्तों, जो पीडब्ल्यूडी है, जो व्यक्ति इसमें शामिल है, उन व्यक्ति को जो पीडब्ल्यूडी में जो शामिल है उन व्यक्तियों को 24/7 जब चाहे तब यहाँ आएंगे एटीएम के पास और अनाज लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल किसने शुरू की है दोस्तों, भुवनेश्वर में। ये देश का पहला ऐसा एटीएम है, आपको ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छी न्यूज है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसने क्या किया है दोस्तों, इस मिशन ने मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स, इस पहल की शुरुआत की है। याद रखना दोस्तों, पहल का नाम भी याद रखना और किसके द्वारा शुरू किया है ये भी याद रखना। अब यहाँ पर इन्होंने जो है इसकी शुरुआत करी दोस्तों, इस पहल की शुरुआत हुई है 6 अगस्त को। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त व मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल में क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नेतृत्व करते हैं, मान लो वहाँ के उद्यमी हुए, है ना, जो भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जानते हैं, सर्विस में जो काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास करने की भावना से काम कर रहे हैं, तो ऐसे जन समुदाय को, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी से क्या किया जाएगा, और ज्यादा जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो सिस्टम रहेगा, सिस्टम की और उनको जानकारी दी जाएगी ताकि वो कम समय में जल्दी जल्दी बेहतर तरीके से गाँव का क्या कर सके, विकास कर सके और इन सारी बातों से थोड़ा अवेयर भी हो जाए। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आने वाली जनरेशन रहेगी, उन जनरेशन को दोस्तों अच्छे से क्या है, एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा उनके लिए, प्लस वो सिस्टम से अगर जुड़े रहकर अगर कार्य करेंगे तो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना। अच्छी पहल है दोस्तों, जिससे मिलियन डिजाइनर और बिलियन ड्रीम्स हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अच्छी है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक होंगे श्रीजेश और मनु भाकर। ये दोनों जो है, पेरिस ओलंपिक दोस्तों 11 अगस्त को क्या है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, कब, 11 अगस्त को जो है समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ये है हमारे श्रीजेश, और श्रीजेश ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये हमारे गोलकीपर है। क्या है दोस्तों, ये हमारे गोली है, गोलकीपर है ये, और इन्होंने कई बार हमें मेडल जीता है। ठीक है, और हाल ही में ये जो है क्या कर रहे हैं दोस्तों, संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। तो ये इनका अंतिम खेल था जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारी हॉकी टीम ने दोस्तों ब्रोंज मेडल जीत लिया। ठीक है, ये हमारी ब्रोंज मेडल की विजेता टीम के गोलकीपर। ठीक है, ये बात आप जानते हो। अब दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी जो है, समापन समारोह में ये क्या करेंगे, ध्वजवाहक रहेंगे। और इनको ध्वजवाहक बनाने में जो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। तो इस बात से ये पता चलता है कि इनका कितना योगदान रहा है भारतीय खेल में। ठीक है, और इनके साथ है दोस्तों मनु भाकर जो है, इन्होंने भी जो है पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने इंडिविजुअल भी, और दोस्तों इंडिविजुअल के साथ साथ इन्होंने स्वप्निल के साथ जो है मिलकर भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो 2 मेडल इन्होंने एक ही ओलंपिक में जीता है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, चलो इनके बारे में और इनके बारे में भी यहाँ पर याद रखना।
तो 11 अगस्त को जो है क्लोजिंग सेरेमनी में ये दोनों क्या रहेंगे, भारत के ध्वजवाहक रहेंगे। इतनी बातें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। हॉकी टीम के खिलाड़ी है दोस्तों सीजेस, और इन्होंने जो है क्या है, ब्रोंज मेडल जो है हॉकी टीम ने, अभी हमारी हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, हॉकी का इतिहास आप जानते हो। ओलंपिक के संदर्भ में दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम में हमने क्या जीता था, पहला गोल्ड जीता। फिर 1932 में हमने गोल्ड जीता, 1936 में हमने गोल्ड जीता, 1940 व 1944 इन दोनों ओलंपिकों में जहां आयोजन होना था, आयोजन नहीं हो पाया द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। फिर 1948 में आजादी के बाद हमने पहला हमारा क्या जीता था दोस्तों, गोल्ड जीता था। फिर 1952 में हमने गोल्ड जीता। फिर 1956 में हमने गोल्ड जीता। 1960 में रोम ओलंपिक हुए थे, और इस 1960 के रोम ओलंपिक में टेलीविजन पर पहली बार इन खेलों को प्रसारित किया गया था। ऐसी स्थिति में भारत जो है दोस्तों इस बार जो है 1960 में जो है सिल्वर मेडल लेके आया था, और वो भारत का पहला सिल्वर मेडल था। फिर भारत ने 1964 में फिर से गोल्ड जीता, लेकिन 1968 और 1972 इन दोनों ईयर्स में भारत ने जो दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में दोनों में दोस्तों ब्रॉन्ज जीता। फिर 1980 में जो रूस में आयोजित किए गए थे, मॉस्को में जो आयोजित किए गए थे हमारे ओलंपिक खेल, उसमें हमारा अंतिम रूप से गोल्ड हॉकी के संदर्भ में खेला गया था और जीता गया था। इसके बाद दोस्तों सीधा हमने 2020 व 2024 दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यह कीर्तिमान हासिल किया है। इस प्रकार कुल 13 पदक जो है हमने कहाँ पर जीते दोस्तों, हॉकी में जीते हैं ओलंपिक के संदर्भ में। ठीक है, जिसमें 4 हमारे पास अब ब्रॉन्ज हो चुके हैं, एक सिल्वर 1960 का रोम ओलंपिक का, और बाकी सब हमारे पास क्या है दोस्तों, गोल्ड। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिसेफ जो है दोस्तों, यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। यह पहल है दोस्तों, इसमें क्या है, जो इनिशियली 6 महीने जो थे, इन इनिशियली 6 महीनों में पहले जो माता है इनको अवेयर किया जाता था कि वो अपने शिशु जो है, नवजात शिशु, उसको स्तनपान करवाए। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो पिता है उसको इस जिम्मेदारी के लिए अवगत करवाया, और पिताओं को यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि वह जो है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पारिवारिक गतिविधियों में आप देखते हो पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पिता भी इन चीज़ों को अच्छे से समझेगा और अपनी फैमिली को अवेयर करेगा, तो ये जो है, यह जो पहल है बेहतर तरीके से संचालित हो पाएगी, और गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो है इसमें हमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें समन्वय किया है। फिर बात करते हैं दोस्तों पटना। पटना में है दोस्तों बापू टावर का निर्माण हुआ। कहाँ पर हुआ, बापू टावर का निर्माण पटना में हुआ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 35,000 किलो सोना, ये जो है कॉपर जो है, तांबा, उससे इसको निर्मित किया गया। ठीक है, 35,000 का वो। ठीक है, ये याद है। लगभग 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये भी आप यहाँ पर याद रखना। और इसमें गांधी जी का पूरा विवरण दिया गया है, किस प्रकार उन्होंने, देखो 5 चरण है इसमें। आप कितने चरण देखोगे दोस्तों, 5 चरण। मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा समझा देता हूँ। पहला चरण जो रहेगा इसका, इस पहले चरण में आप देखोगे कि जो बापू है उन्होंने चंपारण आंदोलन में, जैसे ही उन्होंने पश्चिम जो बिहार में आए और बिहार के चंपारण में उन्होंने पहला अपना आंदोलन किया 1917 में, उसके बारे में इसका सारा यहाँ पर क्या है, इसमें अवलोकन किया गया है इसके पहले चरण में। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे चरण की। दूसरे चरण में किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही थी, और उस समय गांधी जी ने भारत का नेतृत्व किया, भारत की जो चीजें है उसको संभाला। 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार उन्होंने, तो यहाँ पर जो बिहार है इसी क्षेत्र में रहकर उन्होंने अपना नेतृत्व किया था, इस बात को भी वहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। फिर बात करते दोस्तों इसका तीसरा चरण जो है, इसके तीसरे चरण में कैसे गांधी जी ने शिमला समझौता किया, वहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया, उन सब बातों का क्या है इस पर विवरण दिया जाएगा। फिर इसका जो चौथा चरण रहेगा दोस्तों, चौथे चरण में उन्होंने माउंटबेटन के साथ बैठकें की, माउंटबेटन से किस तरह बातें करी, फिर उन्होंने किस तरह भारत और पाकिस्तान को एक विभाजन करने के लिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान रेडी कर लिया था 3 जून 1947 को, तो वहां पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही, क्या क्या बातें रही, उन सारी बातों को जो है इसके चौथे चरण में समझाया जाएगा। ठीक है, और 5वें चरण में उनके सारे व्यक्तित्व को बताया जाएगा दोस्तों, उनने जो जो अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या उनने प्राप्त किया है, उनकी सारे जो विचार थे, उन सारी बातों को यहाँ पर समझाया जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है ये बना है,
और ये गांधी जी के बारे में सारी जानकारी देगा, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की गतिविधियों के बारे में। और 130 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ट्यूनिसिया जो है, ट्यूनिसिया के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका दोस्तों, केस सईद। इन्होंने अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को चेंज कर दिया गया, और प्रधानमंत्री पहले कौन थे, अहमद हचानी, और इन अहमद हचानी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया है और उनकी जगह कामेल मदोरी को नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों ट्यूनिसिया में कई समय से यही चल रहा है, चुनाव आने से पहले उन्होंने कितने ही प्रधानमंत्री को क्या है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तबादला करते जाते हैं, ताकि जो बेहतर तरीके से अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ये जो है नियुक्तियां हो रही है, इस बात को भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सुंग डाओ ली नहीं रहे। दोस्तों ये है भौतिक वैज्ञानिक, चीनी और अमेरिकी दोनों देशों से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका की इनने नागरिकता ले ली थी और जन्म हुआ था इनका चीन में। याद रखना दोस्तों 1957 में इनको जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और दूसरे ऐसे सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल प्राइज ये प्राप्त किया था, इनके बारे में ये बात तो याद रख ही लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने किस क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, जो परमाणु बम रहते हैं दोस्तों, इसके समयोजक और भी जो तत्व होते हैं उनकी इन्होंने क्या है, उनको इन्होंने ज्ञात किया और उनके बारे में इन्होंने बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो ये बात जो है आप याद रखिएगा दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं और इन्होंने 1957 में ये जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करी है, इनके बारे में भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों रिवीजन 9 अगस्त का। रिवीजन 9 अगस्त का अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा कितने मीटर की दूरी पर यह भाला फेंका गया था। आपने पता है दोस्तों 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो उस सिल्वर मेडल जब उन्होंने जीता है तो उन्होंने कितनी मीटर लंबाई पर जो है क्या फेंका है, यहाँ पर भाला फेंका है। तो याद रखना दोस्तों 89.45 मीटर ये इनकी रेंज थी, और इस रेंज में इनको क्या प्राप्त मिला है दोस्तों, सिल्वर। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों 19.97 जो 92.97 जो है मीटर, इस मीटर पर फेंका गया है पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनका नाम है अरशद नदीम, और इन्होंने गोल्ड जीता है कितने मीटर भाला फेंककर दोस्तों, 92.97 मीटर। दोनों बात यहाँ पर याद रखना। और 40 साल के बाद पाकिस्तान को क्या दिलाया है इन्होंने, गोल्ड दिलाया है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने, इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्पेन को 2-1 से हराकर भारत ने यह जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसकी कप्तानी में दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधे सीधे अगर प्रश्न बने तो याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, आप जानते हो गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ 1942 में, है ना। और इसी बात को ध्यान में रखकर 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी जानकारी हमने अच्छे से देख ली थी। आरबीआई द्वारा यूपीआई की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। दोस्तों आरबीआई ने कैशलेस ट्रांजेक्शन और बेहतर तरीके से हो पाए, लोगों को इसमें और जो है सुविधा मिल पाए, इस बात को ध्यान में रखकर अभी जो है हाल ही में इन्हें 1 लाख से इसकी जो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है। सारी बातें हमने इसकी कल देख ली थी। अब आगे जो है अपना अगला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखो पर्वत प्रहार अभ्यास जो है यह संबंधित है दोस्तों किससे, लद्दाख से। कल ही हमने बात करी थी लद्दाख का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो उबड़ खाबड़ है, जिसमें जो है जटिलता ज्यादा है, उस क्षेत्र में यह जो है प्रहार अभ्यास जो है, पर्वत प्रहार अभ्यास जो है कि मनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कई बार आप देखते हो कि ऐसे स्थल जो जिस पर जटिलता ज्यादा रहती है, वहां पर अभ्यास करने से यदि भविष्य में वहां कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती है तो हम वहां पर बेहतर तरीके से क्या है जीतने में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास जो है लद्दाख क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय चुनाव लड़ने की
दो बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने क्या है, स्थानीय चुनाव जो होते हैं उसमें दो बच्चे की पॉलिसी जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। आपको पता है आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 व आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965, इन दोनों को दोस्तों इन दोनों में पहले क्या किया गया था, संशोधन किया गया था 1994 में, जिसके आधार पर यह डिसीजन लिया गया था कि अब जो दो बच्चे हैं या दो बच्चे वाले पालक हैं वो जो है स्थानीय जो निकाय होंगे इसमें किसी प्रकार के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित हो गई दोस्तों कि यहाँ पर आज वर्तमान में 11% ऐसे लोग हैं जिनकी 60 वर्ष की आयु है, और यह जो है 2047 तक कितनी हो जाएगी, 2047 तक ये 19% होने की संभावना है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों पूरा जो है ये मैटर क्या हो जाएगा, 19% अगर इनकी आबादी हो जाएगी तो ये सारी चीजें जो है गलत पड़ेगी आंध्र प्रदेश के लिए और आंध्र प्रदेश की सरकार के लिए। तो यहाँ पर यह जो है निर्णय लिया गया है कि यह जो डिसीजन लिया गया था 1994 में इन दोनों अधिनियम को देखकर उसको जो है समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर बुद्ध देव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों, इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। इनके बारे में मैंने सारी बातें आपको यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से दे दी है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, शोभना रानाडे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। शोभना रानाडे दोस्तों यह सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने महिला, वंचित वर्ग वो बच्चों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि इनका क्षेत्र क्या है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों से मनाया जा रहा है और अब जो है तीसरी बार भी जो है हमारे यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इसमें दोस्तों क्या किया जाएगा, घर के बाहर तिरंगा लेकर सेल्फी लेना है और उसको क्या करना है, अपलोड करना है। पिछली बार भी 100 करोड़ सेल्फियां जो है 10 करोड़ सेल्फियां जो है अपलोड की गई थी, आपको पता ही है। और यह जो है हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, बाइलर अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेगा दोस्तों। 1923 के बाइलर अधिनियम जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि 100 वर्ष के पश्चात दोस्तों इसको परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि काफी टाइम से जो है अलग अलग मानदंड है। आप जानते हो 1923 की स्थिति अलग होगी, 2024 की स्थिति अलग है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी है उनकी सुरक्षा को और अच्छे से महत्व दिया जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर इस अधिनियम को रिप्लेस किया गया है। और 1923 का एक जो है इसको हटाकर 2024 का बाइलर अधिनियम लाया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इस वजह से हमने इस सेशन को जल्दी लेकिन बेहतर तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास किया है। क्या है, तबीयत का थोड़ा सा मसला है, इस वजह से हम जो है आज की क्लास में इतना ज़्यादा डिस्कस कर नहीं पाए। और जो हमारी आगे की क्लास रहेगी इसमें हम बेहतर तरीके से आगे की सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।